नमस्कार साथियों, माई कैरियर चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में भारत की संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जो है भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरित उसके बारे में पढ़ा था, अर्थात हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर हमने क्या प्रावधान लिए हैं। जो आज है हम भारत के संविधान के जो 22 भाग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, ठीक है जी। तो आपको देखने को मिलेगा कई बार कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। जो हमारे मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, और अगर गणना की दृष्टि से भाग की बात करें हम तो इनकी भी संख्या क्या हो गई है, 25, ठीक है। लेकिन 25 ये ऐसे नहीं है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने अगर कोई भाग कहे तो भाग तो अभी भी 22 ही है, किंतु हमने क्या किया है, जैसे 5A 6A ऐसे करके अब क्या है इनको जोड़ दिया, और अगर सबको टोटल गिना जाए तो वर्तमान में क्या है 25 भाग है, ठीक है जी। तो चलिए आज शुरू करते हैं और किस भाग में क्या प्रावधान है एक एक करके देखते हैं सभी को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या है यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, भले ही कोई छोटा एग्जाम हो या बड़ा हो, सभी में क्या है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा भारत का जो नक्शा है उसको बनाते हैं। सबसे पहले ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं क्या है कोशिश करता हूं कि अगर बन जाए तो, ठीक है जी। भारत का नक्शा बनाते हैं और हमको क्या है चीजों को ना प्रैक्टिकली सीखना है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे चैनल रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको क्या है ना ट्रिक बताते हैं, लेकिन ट्रिक क्या है हमारे 2 दिन याद रहती है, तीसरे दिन एग्जाम में क्या है भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा राम का पिता श्याम का ये करके उसको याद करते हैं, लेकिन हमारे क्या याद नहीं रहती है। अगर हम चीज़ों को क्या है प्रैक्टिकली सीखेंगे तो चीज़ें क्या है लंबे समय तक क्या है हमको याद रहेंगी और किसी भी एग्जाम में हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये क्या है इंडिया का हम नक्शा बनाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इस प्रकार। मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन फिर भी क्या है थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इंडिया, ठीक है जी। एक एक चीज को क्या है हम एक दूसरे से लिंक के मतलब जोड़ के तब पढ़ना है जिससे क्या है हमको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो जो हमारा भाग 1 है, चीजों क्या है आपको साथ साथ लिखते भी जाना है और उससे क्या है आपकी चीजें याद रहेंगी। मैं हर एक भाग को लिखूंगा, उसको क्या है आपको नोट करना है, कॉपी पेन आप साथ में रख के तब पढ़ें, और जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज उसको क्या है उसको आप लिखें, और जो चीज समझ नहीं आती है उसको बार बार आप पढ़ें, और अगर तब भी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको क्या है अच्छे से आपको बता पाऊं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, भारतीय संविधान का भाग 1 अनुसूची 1 ठीक है। इन दोनों में क्या है भारत और राज्य क्षेत्र, क्या है जी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है या भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में क्या वर्णित है, तो आपको बताना है भारत और राज्य क्षेत्र, ठीक है जी। अब हम इसको क्या है प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये है इंडिया अर्थात भारत। तो इसमें क्या है ये भारत, या इसको बोल सकते हैं संघ, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये संघ और राज्यों का क्षेत्र है। इंडिया क्या है, संघ और राज्यों का क्षेत्र है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अनुच्छेद 1 भी यही कहता है, अनुच्छेद 1, कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, भारत है। अब भारत है तो आपको याद रहेगा भारत के लिए क्या है, भारत क्या है, भारत संघ और राज्यों का क्षेत्र है। इतनी बात आप याद होगी कि इंडिया क्या है, संघ और राज्यों का क्षेत्र है। अब संघ और राज्यों का क्षेत्र है तो इसमें क्या है, इसमें कौन रहता है, इसमें कौन रहता है, इसमें हम रहते हैं, अर्थात भारत के लोग। ठीक है जी, इसमें कौन रहेंगे, भारत के लोग। इस भारत में कौन रहेंगे, इसमें रहेंगे भारत के लोग। और भारत के लोग रहेंगे तो भारत के लोगों की पहचान कैसे होगी, उनको क्या है, नागरिकता दी जाती है। भारत के लोगों की पहचान कैसे होती है, उनको नागरिकता दी जाती है। और नागरिकता का प्रावधान कहां पे है, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक एक चीज क्या है, आपको सीक्वेंस में नोट करनी है और उसको प्रैक्टिकली समझ के तब पढ़ना है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 तीनों में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है जी, अब भाग 2 की बात करते हैं हम। भाग 2, भाग 2 इसमें है नागरिकता। ठीक है जी, चूंकि हमने देखा है ये क्या है, ये भारत है, ये संघ और राज्यों का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है ये है भारत। और इसके अंदर कौन रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं भारत के लोग। और जो भारत के लोग हैं इनको जरूरत पड़ती है, या किसको भारत के लोग कहा जाएगा, जिसके पास भारत की क्या है, नागरिकता होती है। तो आपको क्या है, चीजों को प्रैक्टिकली देखना है। जो भाग 1 है वो संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है और जो भाग 2 है वो नागरिकता की बात करता है। ठीक है जी, तो क्या है, भाग 2 नागरिकता के बारे में। अब ठीक है जी, हमने मान लिया कि ये भारत का क्षेत्र है, इनको हमने नागरिकता भी दे दी है। अब हम भाग 3 पे पहुंचते हैं। और भाग 3 की अगर बात करें, भाग 3 की बात करें, इस भारत में जो नागरिक रहते हैं उनको क्या है, उनको कुछ मौलिक अधिकारों की भी जरूरत पड़ेगी। मौलिक अधिकार की विशेषता इसलिए चूंकि आपको पता है कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार और कुछ कर्तव्य क्या हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो नागरिकता हमें प्राप्त है, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमको क्या है, हमको मौलिक अधिकार भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है जी, तो भाग 3 अगर देखेंगे हम, भाग 3 मौलिक अधिकार। चीजों को आपको एक दूसरे के साथ क्या है, जोड़कर पढ़ना है और बिल्कुल आराम से प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। ट्रिक भी इसकी बहुत सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन ट्रिक क्या है, आपके 1 दिन 2 दिन या 3 से 4 दिन याद रहेगी। उसके बाद जैसे आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको भूलने के 90% चांस रहते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी सर पर रहता है और ट्रिक कई बार क्या है, हमको याद नहीं आती है। यदि आप प्रैक्टिकली ऐसे सोचोगे कि वाकई में ये एक भारत है, भारत के अंदर भारत के नागरिक रहते हैं, उनको नागरिकता प्राप्त है, और जो भारत के लोग हैं उनको क्या है, कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। यानी कि नागरिकता तो दी गई है, लेकिन नागरिकता के साथ साथ चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो भाग 3 उसी से संबंधित है। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। क्योंकि हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने चीजों को भारतीय व्यवस्था में क्या है, एक चैन की तरह ढाला है, जिसको हम क्या है, प्रैक्टिकली आज देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर समन्वय से क्या है, सजाया है। ठीक है, तो एक से दूसरी चीज को क्या है, जोड़कर क्या है, भाग बनाए गए हैं। ठीक है जी, भाग 3 तक मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 की बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4। चूंकि हमने देखा है भारत क्षेत्र है और भारत क्षेत्र में नागरिकता भी प्राप्त है, अब हमको मौलिक अधिकार भी मिल गए हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के साथ साथ इस भारत ने क्या है, हमको राज्य के नीति तत्व दिए हैं, इनके राज्यों को कुछ सहायता दी है कि भाई आप अपने हिसाब से क्या है, क्योंकि पूरे जनता का संचालन केंद्र या पूरा भारत नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। जैसे राज्य सरकार के भी अधीन
कोई जिला पंचायत सरकार या फिर सबसे छोटी इकाई पंचायतें बना दी, नगर पालिकाएं बना दी। तो चीज़ों को क्या है, ढाला है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो सके, और यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होगा तो उससे क्या है, हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, तो अब क्या किया हमारे भारत के जो व्यवस्था थी उसने क्या किया, राज्यों को निर्देश दिए, या 4 में कह सकते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देश तत्व का वर्णन किया गया किसमें, भाग 4 में। और इसमें बताया गया है किस समय समय पर आपको ऐसी स्कीम चलाकर या कोई ऐसा कार्यक्रम चलाकर क्या है, लोगों को जागरूक करें और उनके विकास को क्या है, बढ़ावा दें। ठीक है, ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। और एक खास बात और आपको बता दूं, जो नीति निर्देश तत्व हैं उनको क्या है, हम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकते। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या है, हम मौलिक अधिकारों का न्यायपूर्ण अवलोकन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। और न्यायालय में कहाँ जा सकते हैं, हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किस कंडीशन में, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, और अगर नीति निर्देश तत्व की बात करें तो इनका न्यायपूर्ण अवलोकन नहीं हो सकते। ये खाली एक निर्देश है, ये राज्यों को एक निर्देश है कि आप समय समय पर कोई ऐसी स्कीम चलाएं जिससे क्या है, समाज का विकास हो सके, और समाज के विकास से क्या है, राष्ट्र का विकास हो सके। ठीक है, इनको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते। तो मुझे आशा है भाग 4 तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि भारत है, भारत में नागरिकता है, नागरिकता के साथ साथ मौलिक अधिकार दिए गए, और मौलिक अधिकार के साथ साथ क्या है, राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप कोई ऐसी स्कीम या मुहिम चलाकर क्या है, समाज या राष्ट्र का या देश के विकास में हाथ बटाएं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात आती है, हमको सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं, यानी कि हम भारत के लोग हैं, हमको सारी सुविधाएं लगभग क्या है, मिल चुकी हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र ध्वज में, राष्ट्रगान में, या देश के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके सम्मान में कुछ अपना हाथ बटाएं। ठीक है, तो इसी के बाद क्या है, एक हमारा भाग 4A, भाग 4 का बोल सकते हैं इसको, या ए बोल सकते हैं। ठीक है, भाग 4A। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है जी। मौलिक कर्तव्य, अब आपको पता है कि भारत क्षेत्र है, नागरिकता मिल चुकी है, मौलिक अधिकार मिल गए हैं, राज्यों को भी निर्देश दे दिया गया है। तो अब हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण के लिए, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके सम्मान के लिए क्या है, कुछ अपने कर्तव्य दिखाएं, और क्या है, देश को स्वच्छता जैसे अभियान को क्या है, आगे बढ़ाकर अपने देश को क्या है, सम्मान और विकास की ओर आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो मौलिक कर्तव्य है इसका प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, बहुत सारी बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में, उसका प्रावधान क्या मूल संविधान में था या नहीं। तो आपको बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इसका जो प्रावधान है हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, आपको एक दूसरे से क्या है, चीजों को जोड़कर पढ़ना है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और लोग कैसे इसको ट्रिक से समझते हैं, लेकिन आपको क्या है, बिल्कुल ही प्रैक्टिकली इस चीज को पढ़ना है, एक चीज को दूसरे से क्या है, जोड़कर पढ़ना है। तो जो मौलिक कर्तव्य थे वो भारतीय संविधान में, यानी कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें प्रावधान नहीं था इनका, इनको बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये जोड़े गए 10। ठीक है जी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट थी उसके आधार पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ये जोड़े गए 10। लेकिन वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है जी। क्वेश्चन किसी भी एंगल से आपको पूछ सकता है, आपको ऐसा पढ़ना है कि चाहे किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जाए आपसे क्या है, छूटे ना। ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 और इसमें क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 11वां। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारे पास कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है जी। तो मुझे आशा है कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। एक चीज से दूसरी चीज को क्या है, जोड़कर पढ़ना है और बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर। भाग 5 में संघ की बात की गई है। ठीक है। और संघ का निर्माण कैसे होना है। ठीक है। तो ये क्या है, संघ का मतलब यहाँ की सरकार या यहाँ की शासन व्यवस्था से लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें क्या है, चीजों को जोड़कर पढ़ना है। भारत हो गया, नागरिकता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देश तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हर जनता क्या है, खुद से प्रशासन का संचालन तो कर नहीं सकती, इसको क्या है, एक प्रतिनिधित्व की जरूरत होती है। और यहाँ से क्या है, हम एक संघ सरकार का निर्माण करेंगे। तो भाग 5 में क्या है, संघ की बात की गई है, संघ की सरकार की बात की गई है। किंतु अगर भाग 6 की बात करें तो यहां पे राज्य की बात की गई है। अब हर जगह का संचालन तो संघ से नहीं हो सकता, तो एक छोटी इकाई और बना दी, संघ से छोटी इकाई राज्य। ठीक है। और कुछ सरकार, राज्य सरकारें होंगी जो क्या है, सीधा जनता द्वारा प्रतिनिधि होंगे। और ये क्या है, यहां से क्या है, शासन प्रशासन का अपने क्षेत्र में संचालन कर सकेंगे। ठीक है जी। इसके बाद एक भाग आता है 7। यहां से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। भाग 5 में संघ की बात हुई है, भाग 6 में राज्य की बात हुई है। भाग 7 देख लेते हैं। भाग 7 क्या है, हमारा हटा दिया गया है। ठीक है जी। जो भाग 7 है उसका क्या कर दिया गया है, निरसन, अर्थात इसको क्या है, हटा दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 7 को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो भाग 7, और आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं, भाग 7 और 7वां ही संविधान संशोधन है। भाग 7 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है जी। भाग 7 को हटा दिया गया है कब, 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या है, भाग 7 को हटा दिया गया है। अब आते हैं भाग 8 की तरफ। भाग 8 में आते हैं, और भाग 8 में चूंकि हमने क्या है, संघ देख लिया, राज्य देख लिया, अब कौन बचा है, केंद्र शासित प्रदेश भी तो बचते हैं ना। तो अब बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश की ओर। तो भाग 8 सीधा केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। ठीक है जी। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है आपका। भाग 5 में संघ हो गया, भाग 6 में राज्य हो गया, और भाग 7 हटा दिया गया है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। अब आते हैं भाग 9 की तरफ। ये क्या है, राज्य की सरकार का जिक्र हो गया है, सॉरी केंद्र की सरकार यानी कि संघ की सरकार का जिक्र हो गया है, राज्य की सरकार का जिक्र हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का जिक्र हो गया है। अब जो सबसे छोटी इकाई है पंचायत,
तो पंचायत का वर्णन जो हमको मिलता है वो मिलता है भाग 9 के अंतर्गत। भाग 9 में है पंचायत, ठीक है जी। तो ये क्या है, आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे तक क्या है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है। और इसीलिए क्या है, जो हमारे संविधान निर्माता हैं बहुत ही तारीफ के काबिल हैं कि इन्होंने चीज़ों को ऐसे संजोया है कि हमारे पास उनके लिए कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हमको उनको क्या कहें, ठीक है। चीज़ों को बहुत ही सहज संवर कर क्या है हमारे संविधान में क्या है प्रावधानित किया है, ठीक है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत आ गई। अब क्या है, भाग 9 के ही 1-2 पार्ट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो भाग 9 में क्या है, पंचायत है। और भाग 9 का की बात करें यदि हम, भाग 9A, तो इसमें क्या है, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, ठीक है जी। 9A में क्या है, नगर पालिकाएं। और अगर 9B की बात करें तो इसमें सहकारी समितियां आती हैं जी। क्या आती हैं, सहकारी समिति। 9B सहकारी समिति, ठीक है। और इसी आधार पर अगर हम गणना करें तो वर्तमान में क्या है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि कितने भाग हैं, तो भाग तो हमारे कितने 22 ही हैं। लेकिन जैसे 9A हमने देखा नगर पंचायत, 9B हमने देखा सहकारी समिति, तो यदि हम सबको इनको काउंट करते हैं तो तब जाकर कितने भाग होते हैं, 25 भाग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाग 10 को देख लेते हैं। भाग 10 में जी SC एंड ST, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्या है, संबंध के बारे में बताया गया है। SC ST क्षेत्र का संबंध, ठीक है जी। भाग 10 क्या है, ST ST क्षेत्र का, SC ST क्षेत्र का संबंध, ठीक है जी। भाग 11 की बात करते हैं। अब क्या है, यहां से क्या है, संबंध एक दूसरे का क्या है, अब क्या है, दोनों मिलकर क्या है सरकार का संचालन या एक दूसरे के संबंध के बारे में बात हो रही है। पहले हमारी व्यवस्था की बात हुई है कि कैसे चलती है और कैसे निर्माण हुआ है। अब उस व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, क्या खाली केंद्र अकेला ही संचालन करेगा, या खाली राज्य ही अकेला संचालन करेगा, या खाली पंचायत ही अलग करेगी, या खाली केंद्र शासित प्रदेश ही करेगा। तो इसमें क्या है, एक दूसरे का साथ से क्या है व्यवस्था का संचालन करना है। और उसी की जिक्र आगे क्या है देखने को मिलेगा। भाग 11 की बात करते हैं हम। भाग 11 में है केंद्र एवं राज्य संबंध, ठीक है जी। भाग 11 क्या है, केंद्र एवं राज्य संबंध। तो आपको याद रखना है कि भाग 10 में SC ST क्षेत्र आता है और 11 में क्या है, केंद्र एवं राज्य संबंध आता है। और भाग 12 की बात करें, अब इनके बीच क्या है, वित्त को लेकर, संपत्ति को लेकर और बहुत सारी ऐसी संविधाओं को लेकर बात होगी। तो इसी के बाद क्या है, भाग हमारा 12 आता है, जिसमें क्या है, वित्त, संपत्ति, संपत्ति एवं संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट, ये भाग बताता है हमारा 12, ठीक है जी। तो आपको क्या है सीक्वेंस में पढ़ना है। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाएं। तो ये तीनों शब्द मिलेंगे आपको कई बार। इस बार भी ये PCS यूपी PCS में सीधा ही क्वेश्चन पूछा है कि वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं का जिक्र किस भाग में है। तो इसका भाग है 12। कई बार आपसे क्वेश्चन क्या है सीधा ही पूछा जाता है कि जो ये शब्द है, पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, सहकारी समिति हो गया, या बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमको भागों में मिलते हैं, उनका वर्णन किस भाग में है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो आपको क्या है प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझकर याद करके तभी किसी एग्जाम में जाना है।
और मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, वो पीटी का रहे, मेंस का रहे या फिर इंटरव्यू का रहे। ठीक है, तो भाग 13 की बात करते हैं। अब भाग 13 है तो भारत है और राज्य है, तो भारत राज्य में एक दूसरे राज्य से क्या है, व्यापार की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी क्या है, चीजों को समझ के देखना है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है जी, तो ये क्या है भाग, ये भाग 13 है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में, अर्थात जितने भी राज्य हैं एक दूसरे में क्या है, व्यापार और वाणिज्य की बात किस में कही गई है, भाग 13 में। भाग 14 को देख लेते हैं। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। ठीक है जी, भाग 14 क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। दो चार भाग ऐसे हैं जो कई बार आपसे पूछे नहीं जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट भाग रहेगा उसको मैं आपको क्या है अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक और आता है भाग 14A। इसमें क्या है, अधिकरण की बात कही गई है, अर्थात ट्रिब्यूनल जो बनाए गए हैं हमारे बहुत सारे, तो इसका प्रावधान कहाँ है, 14A में। ठीक है, ये हमारे लिए इतना खास नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए क्या है मैंने लिख दिया है। ठीक है, भाग 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन की बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सिंपल ही पूछा जाता है, बिल्कुल वन लाइन, कि निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन को दर्शाता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन को दर्शाया गया है। ठीक है जी, अब भाग 16 की बात देख लेते हैं क्या है। भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए उपबंध किए गए हैं। विशेष वर्गों में आता है SC एंड ST व OBC और आंग्ल भारतीय। इनके लिए क्या है, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। इनके लिए विशेष उपबंध की बात कौन भाग करता है, तो भाग है 16। ठीक है जी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन इससे आगे वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भाग 17। जो भाग 17 है, कई बार सीधा आपसे पूछ लिया जाता है, ये भाषा से रिलेटेड है, अर्थात राजभाषा की बात करता है, राजभाषा। और यही भाग बताता है कि हिंदी राजभाषा होगी और उसकी जो एक लिपि होगी। ठीक है, तो भाग 17 क्या है, राजभाषा से रिलेटेड है। ये कहता है कि हिंदी राजभाषा होगी, राजभाषा होगी और इसकी लिपि, इसकी लिपि देवनागरी, इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछ लिया जाएगा हिंदी राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, किस भाग में वर्णित है, तो आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 17 यह कहता है कि हिंदी राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, भाग 18 देख लेते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध की बात कही गई है। आपात कालीन उपबंध, उपबंध। ठीक है जी,
भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। हमारे 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, तो ये आपात उपबंध की बात करते हैं। इसको क्या है, हम आगे बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एक अलग ही टॉपिक है हमारे पास ये। तो अभी आपको खाली इतना पढ़ना है कि आपातकालीन उपबंध का किस भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग 18 में। और जो 3 अनुच्छेद हैं इनको पूरा हम एक्सप्लेन करके आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी या लेक्चर होगा उसमें क्या है, इनको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। और हम वहाँ बताएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, किसमें वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है और किसमें कौन सा उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 19 भी हमारे लिए उतना खास नहीं है। भाग 19 में प्रकीर्ण शब्द को दर्शाया गया है। ठीक है जी, प्रकीर्ण शब्द को भाग 19 में दर्शाया गया है। इसके बाद भाग 20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाग 20 को देख लेते हैं। भाग 20 हमारा बताता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसको मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाला जो लेक्चर रहेगा मैं आपको सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर रहेंगे समय समय पर क्या है, हमको कहीं ना कहीं संविधान संशोधन देखने को मिलेगा। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको क्या है मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। साधारण बहुमत से कोई संविधान संशोधन होता है, या विशेष बहुमत से होता है, या फिर राज्य या आधे राज्य इसको स्वीकृति देते हैं। इसको क्या है हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। ठीक है जी, भाग 21 देख लेते हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणीय संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कई बार आपसे सीधा ही पूछ लिया जाता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का जिक्र कहाँ है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है। और लास्ट हमारा है भारतीय संविधान का भाग 20, जिसमें क्या है संक्षिप्त नाम 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है जी, भाग 22 क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये क्या थे, हमारे 22 भाग थे जो हमने देखे हैं। सीक्वेंस में एक बार आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि किस भाग में क्या है। आपको क्या है इसी प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को समझ के क्या है पढ़ना है। एग्जाम में आप कभी नहीं भूलोगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन क्या है छूटेगा नहीं भाग से। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। यदि गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हैं। आपको यह भी याद रखना है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। यदि आपसे सीधा ही पूछता है कि कितने भाग हैं तो आपको 22 भाग ही बताना है, 22। और यदि पूछे गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं तो आपको 25 बताना है। ठीक है, पहले में क्या है वही संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक हो गया, पांचवें चौथा जो कहा उसमें लिखा गया मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ का जिक्र आ गया, 6 में राज्य हो गया, 7 मैंने आपको बताया कि हटा दिया गया है 7वें संविधान 1956 द्वारा, और 8 में क्या है केंद्र शासित
प्रदेश का जिक्र हुआ है। 9 में क्या है, हमारी पंचायतें हैं। 9 के 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, 9A और 9B, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें नगर पालिकाएं हो गया, और इसमें क्या है, सहकारी समिति, सहकारी समिति, ठीक है जी। 9B में क्या है, सहकारी समिति। भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 में आपका SC/ST क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और भाग 11 में आपको केंद्र और राज्य का संबंध बताया है। भाग 11 में केंद्र और राज्यों का संबंध बताया है। और यदि हम भाग 12 की बात करें तो इसमें क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाय की बात कही गई है। भाग 13 में क्या है, वाणिज्य और व्यापार का जिक्र हुआ है। और भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में क्या है, आपका संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। और भाग 14A 14A में क्या है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल की बात कही गई है। अधिकरण है ये, ट्रिब्यूनल की बात कही गई है भाग 14A में। भाग 15 की बात करें, भाग 15 में आपको निर्वाचन बताया गया है। और भाग 16 की बात करें, विशेष वर्गों के लिए उपबंध, जिसमें SC/ST और OBC और एंग्लो इंडियन की बात कही गई है। भाग 17 राजभाषा से रिलेटेड है, जो मैंने बताया है हिंदी राजभाषा होगी और जिसकी लिपि देवनागरी होगी, ये भाग 17 बताता है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। और भाग 19 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकीर्ण शब्द आपके लिए दर्शाया गया है, ठीक है। ये क्या है, भाग 19। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और यदि भाग 21 की बात करें तो इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है, विशेष उपबंध। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। भाग 22 की बात करें तो इसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात कही गई है, ठीक है जी। तो ये आपके क्या थे, 22 भाग थे। इनसे कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है। और ये आपके आने वाले जो भी लेक्चर रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये काम आएंगे। तो हमको क्या है, एक एक करके सब चीज़ों को देखना है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आने वाली वीडियो में कोई नया टॉपिक रहेगा तो जुड़िए मुझसे। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको अच्छे से क्या है, एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो नए नए टॉपिक के साथ क्या है, मैं आपके बीच में आता रहूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो जुड़िए और लगातार बने रहिए हमारे बीच में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।